ये वापस चर्चा की तरफ लौटते पहले सौरभ जी मैं आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके का सिनारियो चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो और बीजेपी का तो खैर है ही, 2027 उत्तर प्रदेश चुनावों में जो हम मंडल वर्सेस कमंडल वाली एक राजनीति देखते आए हैं, आपको लगता है कि इस बार कमंडल वर्सेस सॉफ्ट कमंडल वाली स्थिति पैदा हो रही है? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, एक तो मैं हिंदुत्व वाली बात पे जो बार बार हो रही है उस पर कह दूं कि देखिए, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां थी, बहुत अच्छी थी कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि हिंदू और हिंदुत्व की जब बात होती है तो पूरे जो जितने लोग हैं उनके मन को जीतने की बात होती है, किसी भी प्रकार से आक्रमणकारी की बात नहीं होती, ना ही किसी के जो है वो जमीन अतिक्रमण की बात होती है। यहाँ पर जो मानव का हृदय उसको जीतने की बात होती है। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए ये जो लगातार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज की डेट में देखा जाए कि जातीयगत समीकरण और उसके आधार पर जातिगत पार्टियां राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अब वो प्रथम नंबर पे आ गया। क्योंकि जब बार बार लगातार जो है मंडल कमंडल की बात हो रही है, कमंडल के अंदर भी एक सॉफ्ट कमंडल की आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो जैसे समाजवादी पार्टी है, देखिए उसका समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा लगातार वो दिखाई दे रहा है कि वो बात तो करते हैं जातीय समीकरण की, और समीकरण में भी छुपा करके चलते हैं अपने अनुसार। पीडीए में ए जो है अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, क्या है वो ये तय नहीं कर पाते। लेकिन जब जिस क्षेत्र में जाते हैं, अगर अल्पसंख्यकों की ज्यादा है संख्या है तो वहां अल्पसंख्यक बता देते हैं, अगड़ों की बारी आती है तो उसको अगड़ा बता देते हैं। लेकिन जब पूरे हिंदुत्व की बात होती है, पूरे हिंदुओं की बात होती है, तब वहां पर वो एक बड़े समाज से किनारा काटते हुए दिखाई देते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक बात को कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के अंदर जो है कट्टर हिंदुत्व की बात करती है। भाई आपने कहा कट्टर हिंदुत्व की बात, और राम मंदिर की बात आती है तो भी आप उसको कट्टर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। रामचरितमानस की अपमान की बात आपने कही। देखिए लगातार रामचरितमानस को पाठ का अपमान करने वाले, रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग, कपिल जी डिस्टर्ब मत करिए बीच में। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, कहा नहीं था इन्होंने कि रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग। अरे आप पीसीआर से सुन लीजिए, आप पीसीआर से सुन लीजिएगा, आपने कहा कि रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। थोड़ी देर पहले जो कुछ सवाल उठाए थे कपिल जी ने, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने भी अपमानित किया। मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस फाड़ने का उन्होंने कहा था, जिक्र आप उठा के देखिएगा। तो रामचरितमानस से मुझे याद आ गए इनके जो है जिनको इन्होंने प्रमोशन देके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था, उनकी याद मुझे बहुत अच्छे से आ गई। अब इनको समझ जाना चाहिए कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। टिकट क्यों नहीं कर दिया, यही तो पूछ रहा हूं। अरे भैया आपकी पार्टी में थे, आप प्रमोशन देंगे। भगवान राम का अपमान करने वालों को आप प्रमोशन देंगे, रामचरितमानस फाड़ने वालों का, रामचरितमानस फाड़ने वालों का आप प्रमोशन करेंगे। लगातार 1.5 साल तक लोगों ने सवाल उठाया, जब पार्टी के अंदर इनका विरोध शुरू हो गया, तब जाकर के इन्होंने 1.5 साल बाद पार्टी से विरोध उसको हटाया। उसके बाद तो आपने प्रमोशन पे प्रमोशन ही दिया था पार्टी के अंदर। कपिल जी देखिए, कपिल जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आप जो है कोई राम विरोधी लोग हैं, आप जो है कोई सनातन विरोधी लोग हैं, लेकिन आपके जो कुछ नेता हैं जो लगातार सनातन विरोधी बयान देते हैं, बीच में मत बोलिए ऐसे टपर में, तो नहीं बोला बीच में। ये क्या संस्कार है आपके भाई? अरे आपके ये संस्कार है क्या बीच में बोलने के? अरे आप टपर करने से थोड़ी ना होगा, लॉजिकल बोलिए, बीच में ऐसे नहीं होता बोलने से। देखिए आपके लोगों ने लगातार भगवान राम का अपमान किया है। राम मंदिर के लिए राम गोपाल यादव जी ने क्या बयान दिया था? अरे ऐसे मंदिर आते जाते रहते हैं, इस तरह के जो बयान थे आप लोगों की पार्टी से, और लगातार आप लोग भगवान राम पे अमर्यादित बयान दिए। हम लोग कह रहे नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कपिल जी गलत बात उत्तर प्रदेश से गलत बात है सर, मैं बाहर से नहीं आया, उत्तर प्रदेश करने के बाद जब उनका नंबर आया है उस बीच में भी आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए मेरे को बोलने नहीं दिया, 30 सेकंड मुझे पहले जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जब में होंगे तब अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं वो भगवान राम का नाम जपते हुए दिखाई देंगे। इस तरह का जो छंद है, छंद आपका जो ये धर्म की राजनीति है, ये कब तक चलेगी आप बताइए ना। ठीक है, आज तक भी आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या राम मंदिर गए? लेकिन कॉपीराइट किसी का नहीं है, कॉपीराइट किसी का नहीं है। कॉपीराइट किसी का नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो
भाजपा की बात ही नहीं कर ठीक रहा है, हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैंने अपमान होते हुए देखा है, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा भगवान राम का अपमान होते हुए देखा है। मैं तो भाजपा का नाम तक नहीं ले रहा ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश का निवासी अनुराग जी, हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। आइडियोलॉजी को चैलेंज जो है करने वाला मंदिर विपक्ष बुलवाने का आपको काम लगता है करते कि हैं, जब उसी हमारे टेरेन राष्ट्रीय पर अध्यक्ष सवार जाते होने हैं। के लिए आपको मजबूर नजर आ रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, एक चीज़ स्पष्ट है, अब ये चीज़ सबको समझ में आ गई है वेस्ट बंगाल के बाद स्पेशली, कि अब सत्ता की जो चाबी है वो मुसलमान वोट के पास नहीं, मुसलमानों के पास अब सत्ता की चाबी नहीं है। देखिए आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा रिसर्च किया था और उसको बड़ा सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया, वो ये किया कि अपनी तरफ मुसलमान वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लो, उसके बाद हिंदू को जातियों में बांट के वो धीरे तो कुछ उसके सेक्शन का वोट लेके सरकार में बने रहो। उसके बाद धीरे धीरे वो वोट बैंक जो मुसलमान वोट बैंक और एक जाति का वोट, वो सबसे ज्यादा जो सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया वो क्षेत्रीय दलों ने कर लिया, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो। अब क्या हुआ, पिछले 5-10 सालों में जिस तरह से परिवर्तन आया कि जहां पोलराइजेशन हुआ वहीं पे काउंटर पोलराइजेशन हुआ, और काउंटर पोलराइजेशन जो है वो इतना भयंकर हुआ कि उसने जो 18-20 से लेके जो वेस्ट बंगाल में 30 से ज्यादा % जो मुसलमान वोट था वो भी वहां पे धराशायी हो गया। वेस्ट बंगाल में अगर 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर जो है टीएमसी को सत्ता नहीं दिला पाए, तो इसका मतलब सीधा से ये है कि विपक्ष की कुछ दलों को यह चीज समझ में आ चुकी है कि अब सत्ता की चाबी मुसलमानों के पास नहीं है, अब भाई हमको भी मंदिर जाना पड़ेगा, भले ही वो हम दिल से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब सत्ता के लिए आप एक पक्ष को नाराज करके दूसरे पक्ष को खुश करके सत्ता में नहीं आ सकते हो, यह बात आज की तारीख में स्पष्ट हो गई है। ठीक है, सवाल साथ में यह भी है कि क्या सेक्युलर राजनीति का जो पुराना मॉडल था वो अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सिर्फ इसे चुनावी मौसम के बदले हुए चेहरे के तौर पर देखा जाना चाहिए? मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास समय इतना ही है, बट आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, वरुण जी, कपीश जी, अनुराग जी, सौरभ जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।